फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेकर के आया हूं हिंदी व्याकरण से 100 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि उन सभी एग्जामों के लिए इंपोर्टेंट होने वाला है जिसमें हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड में जितने सारे एग्जाम होते हैं कहीं ना कहीं उसमें हिंदी व्याकरण पूछे जाते हैं। तो आप उन सभी का इसमें मिश्रण हमने किया व्याकरण से क्वेश्चन का। तो आप पूरी तरह से इस वीडियो को देख के जाइए, आपका यह कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा हिंदी व्याकरण से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम ले हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित 100 सामान्य ज्ञान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि तो वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ होए। तो उच्चारण स्थान आपने पढ़ा होगा, तो जितने वर्णमाला होते हैं तो में जितने भी सारे होते हैं वर्ग, तो थ द ध न, तो उसमें सारे के सारे उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो आप बोल के देखिए। तो जब भी बोलेंगे तो मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, इन चारों में से किस पे ज्यादातर फोर्स जाता है। तो जाता है सबसे ज्यादा फोर्स दंत पे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दंत। आप बोल करके देखिए। तो दांत जो है जीवा से टच होता है, बिना दांत में टच हुए तो बोला नहीं जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा दंत। तो वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो दंत। प वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत, ओ, कंठ, ओष्ठ, मूर्धा। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान आप प बोल के ट्राई करिए। तो प जब भी बोलेंगे तो आपके होंठ जो है वो आपस में सटेंगे दोनों से। तो आप यहाँ पर आपको पता चल जाएगा प, फ, ब। तो बिना ओष्ठ के यह उच्चारण नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओष्ठ, यानी लिप। आंसर हो जाएगा 2 का सी। अब देखें चो वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ होता है। तो चो, छ, जो जब भी बोलेंगे तो तालु में आपका जीवा टच होगा, तालु में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, तालु, ओष्ठ, कंठ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तालु। आई होप आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यह बेसिक चीज है, आपने पढ़ी होगी 10वीं कक्षा में यह आती है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला, इनमें से कोई नहीं। तो वर्णों के समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अक्षत्रों और ज्ञों, ये 3 कौन सा व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है, उष्म व्यंजन है, तो वर्गीय व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो अक्षत्रों जो है ये संयुक्त व्यंजन है। ये जो है दूसरे व्यंजनों से मिल करके, स्वर्ण और व्यंजनों के दोनों से मिल करके बना अक्षत्रों, तो इसलिए संयुक्त व्यंजन इसे कहा जाता है। पुस्तक कौन सा शब्द है। यहाँ पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज के बारे में हम बात करें तो पुस्तक जो है यहाँ पर हो जाएगा तत्सम शब्द। तत्सम शब्द होता है कि जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों ही हिंदी में सम्मिलित कर लिया गया, उसमें बिना परिवर्तन के हिंदी में सम्मिलित किया गया, उसे कहते हैं तत्सम शब्द। और तद्भव होता है कि जो शब्द संस्कृत से रूपांतरित होकर के हिंदी में मिल गए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहता है। तो जो सब संस्कृत का ही ओरिजिन है उस हिंदी में आ गया तो उसको बोलेंगे तत्सम। तो पुस्तक जो है संस्कृत में भी पुस्तक ही होता है और हिंदी में भी पुस्तक, तो यह तत्सम शब्द है। आग कौन सा शब्द है। तो आग की बात करें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो यहाँ पर बात हो जाएगा कि आग जो है यहाँ पर तद्भव शब्द है। आग जो है संस्कृत के अग्नि शब्द से बना है आग। तो अग्नि हो जाएगा तत्सम शब्द और आग हो जाएगा तद्भव शब्द। तो ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आग कौन सा शब्द है, तो ये तद्भव शब्द है, संस्कृत से रूपांतरित होकर के हिंदी में मिला है। संस्कृत में अग्नि होता है और हिंदी में मिलके आग बन जाता है। पृथ्वी कौन सा शब्द है। तो पृथ्वी तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी जो है यह तत्सम शब्द है। संस्कृत में पृथ्वी को पृथ्वी ही लिखा जाता है और हिंदी में इसका डायरेक्ट रूपांतरित हो गया है, नहीं कि कोई चेंज नहीं हुआ है और हिंदी में सम्मिलित कर लिया पृथ्वी। तो पृथ्वी कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। यहाँ पर मैं आपको डिफिनेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तत्सम शब्द उसी कहते हैं जो संस्कृत से बिना परिवर्तन किए उसको हिंदी में सम्मिलित कर लिए जाते हैं। और तद्भव जिसमें कि संस्कृत के शब्द को रूपांतरित करके हिंदी में सम्मिलित किया जाता है उसे तद्भव कहते हैं। पृथ्वी यहाँ पर तत्सम शब्द है, संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में सम्मिलित कर लिया गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा तत्सम तद्भव। टेबुल कौन सा शब्द है। देशज है, तद्भव है, विदेशज है, इनमें से कोई नहीं।
तो देखें टेबल जो है यह एक विदेशी शब्द है, इसका स्पेलिंग TABLE टेबल होता है इंग्लिश में, और यह हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गया है, तो इसे विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द वो भाषा शब्द होते हैं जो कि इंग्लिश से आकर के हिंदी में सम्मिलित हो गए, जैसे स्कूल, स्टेशन, बस, कार, ये सारे शब्द इंग्लिश के हैं लेकिन इसको हिंदी में बेधड़ल्ले से यूज किया जाता है। तो ये सब विदेशज शब्द हैं, जो विदेश के शब्द हैं वो हिंदी में आकर के मिक्स हो गए, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। नाक कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, यौगिक, रूढ़, योगरूढ़, इनमें से कोई नहीं। नाक शब्द जो है उसको हम पहले खंडित करेंगे, ना प्लस को यानी संधि विच्छेद करेंगे और देखते हैं ना प्लस को होता है। इनके दोनों खंडों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता है। तो याद रखिएगा, जिन शब्दों को खंडित करने पर, निसंधि विच्छेद करने पर उनके अलग अलग खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द। उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे कि जल है, कल है, तो जल को भी अगर खंडित करिए तो क्या मिलता है? ज प्लस ल। तो इन दोनों के खंडों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता, तो ऐसे शब्द को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो यहाँ नाक जो है यहाँ रूढ़ शब्द है। और बता दूं कि रचना की दृष्टि से ये शब्द के तीन भेद होते हैं, जो कि रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। तो नाक यहाँ पर रूढ़ शब्द हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं। फूल कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है। तो जब भी हम बोलते हैं फूल, फल, तो यहाँ पर एक जाति का बोध होता है। फूल की एक जाति, यानी फूल बोले तो एक जाति का बोध हो गया, तो इसमें सारे के सारे जातिवाचक आएंगे। तो फूल यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो गया। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो एक व्यक्तिवाचक यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ईमानदारी है तो ईमानदारी एक भावना है, यानी कि इमोशनल है, तो ये इसमें किस में आएगा? तो ये वाले भाववाचक में आ जाएगा। ईमानदारी किस में आएगा? तो भाववाचक संज्ञा में। लंबोदर कौन सा शब्द है? यहाँ पर फिर से रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, ये सभी। तो यहाँ पर देखें लंबोदर का जो है खंडन करें, तो लंबा प्लस उदर, लंबोदर हो गया। तो ये शब्द होता है, जिन शब्दों के खंडित करने पर अलग अलग अर्थ निकलता है उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, और जिसका नहीं निकलता उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। लेकिन निकलने के बाद लंबोदर यहाँ पर जो है क्या होता है कि दो खंडों यानी दो सार्थक शब्द हो गया, लंबा प्लस उदर। तो लंबा मतलब लंबा हो गया, उदर मतलब पेट हो गया, जिसका लंबा पेट हो। तो किसका पेट लंबा होता है? तो शंकर भगवान का। तो यहाँ पर क्या होता है, योग रूढ़ का डिफिनेशन है कि अगर दो सार्थक शब्द यानी कि दो सार्थक शब्दों को मिलने के बाद एक शब्द जो बनता है उसका अर्थ किसी और को प्रकट करता है, तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कि लंबा प्लस उदर, लंबोदर अर्थात श्री गणेश। तो यहाँ पर योग रूढ़ जो है वह लंबोदर शब्द जो है योग रूढ़ जाएगा। सोना कौन सा संज्ञा है? सोना भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो सोना जो है यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी कि इसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। जिसको हम नाप तौल सकते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं कौन सा पुरुष है? यहाँ पे मैं शब्द आया, मैं कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो मैं जो है यहाँ पर उत्तम पुरुष होगा। आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप जो है यहाँ पे निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो आप जो है यहाँ पर एक निश्चित चीज है, तो यहाँ पर क्या हो गया? एक निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा आप। पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव, देशज है, विदेशज है। तो हमने बात किया पुष्प। पुष्प जो है यह संस्कृत से उठा करके हिंदी में ज्यों का त्यों रख दिया गया शब्द है, तो यह शब्द जो है तत्सम शब्द होगा। ख्याल कौन सा शब्द है? तो ख्याल जो है देशज है, विदेशज है, तद्भव है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ख्याल जो है कहीं ना कहीं अरबी, फारसी, पर्शियन इन शब्दों से मिल करके आ गया हिंदी में। तो ख्याल जो है हिंदी शब्द नहीं है, क्योंकि ख्याल जो है हिंदी में यादाश्त होता है। तो ख्याल शब्द जो है किसी दूसरी भाषा से आकर के हिंदी में मिल गया है,
तो इसलिए इसे विदेशज शब्द की श्रेणी में रखेंगे। विदेशज से ये मतलब नहीं कि इंग्लिश से आकर के हिंदी में मिला हो, बशर्ते कि उर्दू, फारसी यानी दूसरे लैंग्वेज से, दूसरी भाषा से मिल करके हिंदी में मिल जाए तो ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे? विदेशज। तेंदुआ कौन सा शब्द है? देशज है, विदेशज है, तत्सम, इनमें से कोई नहीं। तो तेंदुआ जो है यह देशज शब्द है, देशज शब्द है। गोल विशेषण है, तो गोल कैसा विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो गोल जो है एक गुण दिखा रहा है, कैरेक्टर दिखा रहा है, कैसा है? तो गोल है, तो गोल जो है गुणवाचक विशेषण होगा। 20 का आंसर सी होगा। कोई विशेषण, यहाँ पर जो कोई है किस प्रकार का विशेषण है? परिणामवाचक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, इनमें से कोई नहीं। तो कोई जो है यहाँ पर एक प्रकार का गुण है, तो गुण है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कोई गुणवाचक विशेषण। तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, इनमें से कोई नहीं। तो तुम जा रहे हो तो यहाँ पर एक वर्तमान काल होगा, क्योंकि यहाँ पर जा रहा है तो एक तरह से क्या हो जाएगा? वर्तमान में काम हो रहा है। नाक कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो नाक जो है यह स्त्रीलिंग है। वाक्य बनाइए, नाक लंबी है, नाक चौड़ी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाक स्त्रीलिंग शब्द है। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 2, यानी समास के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो समास के 6 भेद होते हैं। नवयुवक कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्री, द्वंद्व, द्विगु। नवयुवक समास जो है यह कर्मधारय है। तो युवक कैसा है? नव है, तो यह एक उपमेय उपमान वाली शब्द हो जाती है जिसमें कर्मधारय है। तो यहाँ पर कर्मधारय, नवयुवक कर्मधारय है। प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन, बहुब्री, द्वंद्व, अव्ययी भाव, द्विगु। तो प्रतिदिन, प्रति से जब भी चीजें जुड़ा रहा हो तो वो कहीं ना कहीं अव्ययी भाव होता है। तो प्रतिदिन यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। देशभक्ति कौन सा समास है? तो कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, द्विगु है। तो देशभक्ति की बात जब हम करते हैं तो देश के लिए भक्ति, तो देश के लिए जब ई भी हम यूज करें तो वो हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी देश के लिए भक्ति, तो देशभक्ति हो जाएगा। नीलकंठ कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुब्री है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है। नीला है कंठ, अर्थात यहाँ पे कौन हो जाएगा? शंकर, यानी शिव हो जाएगा। तो जब भी इस तरह से बना है तो इस तरह से बना, नीला है कंठ अर्थात बहुब्री समास, नीलकंठ हो जाएगा। पाप पुण्य कौन सा समास है? तो पाप और पुण्य द्विगु, अव्ययी भाव, द्वंद्व, इनमें से कोई नहीं। तो पाप पुण्य जो है ये द्वंद्व समास है, दोनों के बराबर बराबर चीजें होती हो, जैसे रात दिन, पाप पुण्य, माता पिता, इस तरह से भाई बहन, ये सारे के सारे इस तरह के अगर आते हैं जोड़े में तो ये शब्द हो जाते हैं द्वंद्व समास हो जाते हैं। दोपहर में कौन सा समास है? दोपहर में देखा जाए तो दोपहर में तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्री समास, द्विगु समास। तो दोपहर में संख्या आ जाता है, जब भी किसी भी शब्द के आगे संख्यावाचक आ जाए तो उससे हमें द्विगु समास स्पष्ट होता है, तो द्विगु समास हो जाएगा। दोपहर में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। मैं आज नहीं पढ़ूंगा में कौन सा वाक्य है? तो जब भी नहीं यहाँ पे आ रहा है तो आपको देखना निगेटिव सेंटेंस है, निषेध वाचक, विधिवाचक, आज्ञावाचक, संकेतावाचक, इनमें से कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा ए, यानी कि निषेध वाचक वाक्य हो जाएगा। मैं आज नहीं पढ़ूंगा मतलब नहीं है, निगेटिव है। ओह यह पीट ही गया, कौन सा वाक्य होगा इसमें? ओह जब भी आए, आह भरने की बात आए तो ओह जब भी आता है तो यह हो जाता है विधिवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक में से कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएगा विस्मयवाचक। जब भी किसी तरह का ओह आ की आवाज आती है तो उसमें हमें विस्मयवाचक वाक्य बनेगा।
यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। इस तरह का वाक्य जब भी बनता है तो इसको बोलता है विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, संकेतावाचक, निषेधवाचक। इसको बोलते हैं संकेतवाचक वाक्य। ओह, यदि यहाँ पर है यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, यहाँ पे बोला तो इसमें संकेत दे रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य। तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? तुम अपने काम में सफल रहो। यहाँ पर क्या इच्छा वाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इच्छावाचक है, यहाँ पर इच्छावाचक है कि तुम अपने काम में सफल रहो। तो यहाँ पर इच्छा की बात हो रही है, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा? इच्छा। रस भरा, कौन सा तत्पुरुष समास है? तो तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं, कर्म, करण, संप्रदान, तत्पुरुष। तो रस से भरा है, तो देखें से लगा तो ये किसका हो गया? से जब भी बात करता ने कर्म को करण से, तो रस जो है भरा है। भरा है किससे? रस से भरा है। तो यहाँ पे करण का संबोधन चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो रस से भरा है। तत्पुरुष समास को पहचानने का नियम है, तो यहाँ पर करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कर्ता का जो कारक का आर चिन्ह अगर आपको याद होगा तो ये आप आसानी से पकड़ लेंगे कौन सा समास है। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? तो यहाँ पर स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देखें कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को का चिन्ह जो है यह कर्म का होता है, तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। करण नहीं होगा, संप्रदान भी नहीं होगा, संबंध भी नहीं होगा। देखा जाए तो यथा संभव कौन सा समास है? यथा की बात जब भी होती है, प्रति की बात जब भी होती है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव का बात होगा। तो अव्ययी भाव शब्द आएगा। यथा शब्द जब भी लगा हो तो द्विगु तत्पुरुष कर्मधारय नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? अव्ययी भाव। वीणा पानी कौन सा शब्द है? वीणा पानी करण तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्री समास है, द्वंद्व समास है। तो वीणा पानी, वीणा मतलब जिसके हाथ में वीणा हो, अर्थात सरस्वती। वीणा मतलब हाथ होता है नहीं, पानी मतलब हाथ होता है। वीणा तो बजाने वाला होता है, तो उसको बोलते हैं कि जिसके हाथ में वीणा हो, तो जिसके हाथ में वीणा हो अर्थात सरस्वती। यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? तो समास हो जाएगा यहाँ पे बहुब्री। तो इसका राइट आंसर होगा 38 का सी। द्वन्नी कौन सा समास है? देखें द्वन्नी में अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्री समास है, द्विगु समास है। तो देखें द्वन्नी में संख्यावाचक शब्द आ गया, तो जब भी किसी भी शब्द के आगे संख्यावाचक शब्द आता है तो वो हो जाएगा द्विगु समास। तो मैं आपको बता दूं, चौराहा, द्वन्नी, त्वन्नी, त्रिभुज, ये सारे के सारे कौन सा हो जाते हैं? तो ये द्विगु समास हो जाते हैं, क्योंकि इनके आगे संख्यावाचक शब्द आ जाते हैं। पद बंध कितने प्रकार हैं? पद बंध कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो पद बंध जो हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, यहाँ पर देखें कौन सा शब्द अशुद्ध है? एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल, योगीराज। देखें यहाँ पे तो मंत्रिमंडल शब्द जो है यह अशुद्ध है, क्योंकि इसमें हर्षीकार होगा, दीर्घिकार नहीं होगा मंत्रिमंडल में। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द हैं, तो कौन सा अशुद्ध शब्द है? साप्ताहिक, वीणा, वाष्प, सिंदूर। तो जब भी देखें तो साप्ताहिक शब्द जो है यहाँ पर अशुद्ध शब्द है, क्योंकि सप्ताह यहाँ पर होगा। तो साप्ताहिक किसी तरह से, सिंदूर, वाष्प, वीणा तीनों सही है, यहाँ पर साप्ताहिक जो है अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है कौन सा? ईर्ष्या है, अनुकूल है, आशीर्वाद है, नक्षत्र है। तो यहाँ पर जो है अशुद्ध शब्द जो है नक्षत्र, यहाँ पर छ नहीं होगा, यहाँ पर अक्ष होगा, इसलिए यह शब्द अशुद्ध हो जाएगा। नक्षत्र, ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद सही है। निम्नलिखित में आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपको आंख का पर्यायवाची एक शब्द अगर याद होगा तो आप यहाँ पर एलिमिनेट कर पाएंगे शब्दों को। तो यहाँ पर कौन सा आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वायु सखा, वायु सखा है आंख का पर्यायवाची शब्द। हुतासन भी है वायु का पर्यायवाची शब्द।
विभावसु भी है, विपथगा जो है यह पर्यायवाची शब्द आग का नहीं है। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? लिप्सा, कामना, यातना, स्पृहा। तो जब भी बात करें इच्छा का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो लिप्सा जो है वो है, कामना इच्छा का पर्यायवाची शब्द है, स्पृहा भी है, लेकिन यातना जो है यह इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यातना इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पानी की बात कर रहे हैं तो अम्बु, रस, मेघ, पुष्प, नीर। तो यहाँ पर देखें तो अम्बु जो है जल होता है, मेघ पुष्प यानी मेघ में बारिश होता है तो पानी जल, नीर जल हो गया। यहाँ पे सर जो हो गया बी, सर यानी कि बी जो है पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखें घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सदन, निकेतन, शाला। और यहाँ पर क्या हो गया? पावक जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर घर का पर्यायवाची शब्द पावक नहीं होगा। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 3। तो देखा है तो विशेषण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के इनके भेद होते हैं सर्वनाम। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कुल 4 भेद होते हैं, और रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो मैंने बता दिया 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूर, यौगिक, योगरूर। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के जो हैं 5 भेद होते हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो कुल 5 संज्ञा के भेद होते हैं। विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो देखा जाए तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8 में से 8 भेद होते हैं विकारी और अविकारी शब्दों के। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कृपा, जाति, नमक, कुलीन। तो कुल से बना हुआ शब्द है कुलीन। यहाँ पर कुल से शब्द बना हुआ कुलीन, तो यह जो है विशेषण है। इनमें से शब्द जो संज्ञा से कुल हो गया संज्ञा, और इससे बन गया कुलीन, तो ये बन गया विशेषण। यथा समय समास है, तो हम बोले थे जब भी यथा शुरू में आ जाए तो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव होगा। तो याद रखिए यथा जब भी आए तो अव्ययी भाव होगा। प्रत्येक समास है, तो प्रत्येक कौन सा समास है? प्रति, यथा। ये दोनों को हमें याद रखना है, प्रति और यथा। तो इसमें क्या होगा? प्रति जोड़ एक, ये भी हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। द्विगु समास में मतलब बताए थे कि उसका पहला शब्द यानी अक्षर जो होगा वो संख्यावाचक होगा। द्वंद्व समास में क्या होगा? बराबर का हिस्सा होगा, माता पिता, पाप पुण्य, जल नल। और कर्मधारय में क्या होगा? विशेष उपमेय उपमान का मेल होगा, उसे कर्मधारय कहेंगे। तिरंगा क्या है? तिरंगा यहाँ पर देखा जाए तो 3 रंगों से बना हुआ है, 3 रंग। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास, बहुब्री समास, द्वंद्व समास, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखा जाए तो तिरंगा जो है 3 रंगों का मिश्रण है, उसको कहते हैं अर्थात तिरंगा। तो इसलिए बोल ये हो गया बहुब्री समास हो गया, 3 रंगों का मिश्रण। तिरंगा 10 आनन वाला अर्थात दशानन, रावण। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप है कवियत्री, कवियानी, कवियत्री। तो इसका सी होगा राइट आंसर। तो कवि का जो है कवयित्री, सी जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा 58 का सी। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्य का स्त्रीलिंग रूप देखें सूर्यानी, सूर्यी, सुरा, सूर्या। तो आप देखें तो सूर्या जो है सूर्य का स्त्रीलिंग रूप है। 59 का आंसर हो जाएगा। पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो से जब भी हम पढ़ते हैं तो यह आपादान कारक की विभक्ति होती है, क्योंकि आपादान में जब किसी से जुदा हो रहा हो दो चीज तो उससे क्या होंगे? आपादान। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से जुदा हो रही है। पेड़ से फल गिर रहे हैं तो फल पेड़ से अलग हो रहा है, तो यहाँ पर हमें हो जाएगा आपादान कारक। तो यहाँ पर हो जाए 60 का आपादान कारक।
वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो कारक की बात हो रही है अधिकरण, संप्रदान, करण और आपादान। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? करण होगा, क्योंकि करण कारक क्या करता है? जो भी कर्ता जिस सहायता से काम करता है उसको करण के लिए होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, तो से का यहाँ पर चीज हो जाता है, कर्ता किससे काट रहा है वृक्ष को? तो कुल्हाड़ी से काट रहा है। कुल्हाड़ी एक साधन है और साधन का यूज जब भी होगा तो वह करण कारक के अंतर्गत आएगा। तो वह कौन सा हो जाएगा? 61 का सी। माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो यहाँ पर संप्रदान, कर्म, करण, अपादान, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्म कारक, क्योंकि कर्ता ने कर्म को, तो किसको सुलाया? बच्चों को सुलाया। यहाँ पर बच्चों का सुलाना जो है किस पे पड़ता है? कर्म का फल बच्चों पर, तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कर्म जो है यहाँ पर हो जाएगा कर्म कारक। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो आप लोगों को बताइए। अध्यापिका, अध्यापिकी, अध्यापका, अध्यापिक, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट आंसर अध्यापिका जो है अध्यापक का स्त्रीलिंग शब्द रूप है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मतलब क्या है? यहाँ पर सारा नायिका, नायकी, नायिका लिखा हुआ है, तो सही शब्द का सही रूप से देखा जाए तो यहाँ पर कौन सा होगा? तो यहाँ पर नायिका ये वाला होगा, नायिका, तो सी इज द राइट आंसर। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? महाशनी, महाशयी, महाशया, महाशयी, तो महाशय शब्द का सही अर्थ होता है महाशया। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नेता का क्या होगा? नेत्री, नेती, नेत्री, नेताजी, तो नेता शब्द का स्त्रीलिंग जो होगा नेत्री होगा, तो नेत्री। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? छात्री, दात्री, छाती, दात्री, तो यहाँ पर देखा जाए तो दाता शब्द का राइट आंसर होगा डी, दात्री होगा दाता का स्त्रीलिंग। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप इंद्रा, इंद्राणी, इंद्राणी, इंद्राणी। यहाँ पर देखें तो अशुद्ध वर्ड लिखा हुआ है, आपको शुद्ध वर्ड स्पेलिंग के साथ आपको उसको इंद्र का स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो सही शब्दों में देखें तो इंद्राणी होगा, इंद्राणी दीर्घिकार होगा। इयों का जो है उच्चारण स्थान कहाँ है? तो यहाँ पर देखा जाए दंत, तन, तालु, तालो, मुर्दा, तो ये चौवर का जो है चौवर के अंतर्गत है। चौवर का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? तालु। ऊ शब्द का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ, आप एक बार बोल के देखें, ऊ, तालु, ओष्ठ, कंठ, दंतालु, तो जब भी आप होठ ऊ बोलेंगे तो होठ को आपको सिकोड़ना पड़ेगा, तो ओष्ठ से ऊ का उच्चारण स्थान होगा हर्ष ऊ। समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? समुच्चय, तो सही संधि विच्छेद यहाँ पर देखें तो समूजोर चच्चय, समूजोर उत प्लस आय, समजोर उच्चय, समजोर उच्चय। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा समुच्चय का सही शब्द होगा 71, सम प्लस उत प्लस आय, समुच्चय। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय का देखा जाए तो सूर्यो प्लस दय, सूर्यो प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, तो सही शब्द यहाँ पर सूर्योदय का हो जाएगा सूर्य प्लस उदय, यानी सूर्य जोर उदय क्या हो जाएगा? सूर्योदय। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महोजोर इंद्र, महीजोर इंद्र, महाजोर इंद्र, इनमें से कोई नहीं, तो महेंद्र का संधि विच्छेद महाजोर इंद्र, महेंद्र। क्या आप जा रहे हैं? क्या में कौन सा निपात है? तो क्या की बात जब भी आ रहा है क्या में कौन सा निपात है? अब धारणा बोधक, प्रश्न बोधक, आदर बोधक, तुलना बोधक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न बोधक। क्या आप जा रहे हैं? तो क्या में कौन सा निपात है? प्रश्न बोधक। मैं भी यह जानता हूं, इस वाक्य में भी में कौन सा निपात आता है? तो जब भी की बात करें मैं भी, तो भी यहाँ पर कौन सा है? बलदायक निपात, निषेधात्मक निपात, नकारात्मक निपात, स्वीकारात्मक निपात, तो ए हो जाएगा। यहाँ पर भी दे करके यहाँ पर बल दे रहे हैं कि मैं भी यह जानता हूं, भी यहाँ पर एक तरह से बल पूर्वक यूज किया गया है, तो यह बलदायक निपात है। झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? तो मत बोलो सीमा बोधक,
अवधारणा बोधक, तुलना बोधक, निषेध बोधक। तो मत का यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस में होगा निषेध बोधक, यहाँ पर हो जाएगा मत का जो है वाक्य में निपात है निषेध बोधक। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? तो तक जो है एक तरह से देखा जाए तो राम के आने तक यहाँ पर जो होगा निषेधात्मक निपात, नकारात्मक निपात, बलदायक निपात, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर एक तरह से बल पूर्वक ही बोला जा रहा है कि राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। तो तक यहाँ पर एक तरह से बलदायक निपात है। पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही कौन सा शब्द है? पशु पक्षी ही पर जोर दिया जा रहा है। आदर बोधक, बलदायक, अवधारणा बोधक, तुलना बोधक। यहाँ पर पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, तो यहाँ पर बलदायक बोला जा रहा है ही। तो एक तरह से यहाँ पर बलदायक निपात है। काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? आदर बोधक, सीमा बोधक, विस्मयादि बोधक, अवधारणा बोधक। काश की जब भी बात हो रही है तो एक तरह से इच्छा विस्मयादि बोधक हो रहा है। काश आज वर्षा होती, तो इसमें काश में क्या लगा हुआ है? विस्मयादि बोधक निपात। निपात कितने प्रकार के होते हैं? निपात टोटल 9 प्रकार के होते हैं। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश क्या है? उर्वरा ऊसर भूमि, समतल भूमि, बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि। तो उर्वरा शब्द का मतलब होता है उपजाऊ भूमि। व्याकरण जानने वाले वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? जो व्याकरण का विद्वान है उसे क्या कहेंगे? व्याकरण विशेषज्ञ, व्याकरण पंडित, वैयाकरण, व्याकरण ज्ञाता। तो जो व्याकरण को जानता है वो कहलाता है वैयाकरण। गाल बजाना का अर्थ क्या है? पिटाई करना, गाली देना, डींग हाँकना, क्रोधित होना। तो गाल बजाना का अर्थ होता है डींग हाँकना। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर मगर करना का अर्थ क्या है? कपट करना, बहाने बनाना, इधर की बात उधर करना, व्यर्थ समय गवाना। अगर मगर का मतलब यहाँ पे हो गया बहाने बनाना। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा बी। शुद्ध शब्द कौन सा? यहाँ पे देखें तो सच्चिदानंद का सही स्पेलिंग के साथ देखें तो आपको पता चलेगा सच्चिदानंद जो है ये बी इज द राइट आंसर, सच्चिदानंद। और बाकी देखें जाए तो वो स्पेलिंग इसका गलत है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यहाँ पे देखें तो इसमें से कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? सुसप्ति, सुसप्ति, सुसुप्ति। एक तरह से देखा है तो स्पेलिंग के साथ सी नंबर सुसुप्ति ये सही शब्दों में लिखा हुआ है। सही वर्तनी छांटिए। यहाँ पर सही देखिए ज्योत्सना, ज्योत्सना पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही लग रहा है, दूसरा, तीसरा देखें ज्योत्सना गलत है, तीसरा चौथा भी गलत है। तो यहाँ पर ज्योत्सना बी इज द राइट आंसर होगा। ज्योत्सना स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, उसको हमें पकड़ना है और सही शब्दों का स्पेलिंग के साथ हमको लाना है। शुद्ध शब्द क्या है? यहाँ पे देखें संपूर्ण, सपूर्ण, संपूर्ण, संपूर्ण। किस तरह से लिखा हुआ है? संपूर्ण। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर संपूर्ण जो है ए इज द राइट आंसर हो जाएगा और सी भी इस तरह से राइट हो जाएगा क्योंकि ए सी दोनों एक ही तरह से लिखा हुआ है, तो दोनों हो जाएगा यानी ए एन सी। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो दयानंद में कौन सा संधि प्रयुक्त है? गुण संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें लगा दया जोर आनंद, दयानंद। दीर्घ संधि लगा हुआ, आ लगा हुआ, दया आ, तो दीर्घ संधि लगा। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो कपीस देखें तो यहाँ पे वृद्धि संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कौन सा संधि होगा? कपीस। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दीर्घ संधि होगा, कपी जोर ईस, कपीस। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सदा जोर एब, स्वर संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि। तो सदा जोर एब हो जाएगा स्वर्ग संधि। निम्न सन्मति, सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है? तो देखा जाए तो समजुर्मति, सतजुर्मति, सतजुर्मति। अगर सही समजुर्मति तो यहाँ पर सही संधि विच्छेद होगा सतजुर्मति, सन्मति। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इति जोर आदि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इति जोर आदि यानी 93। बी का बी आंसर हो जाएगा इति जोर आदि, बी नंबर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है?
सदैव प्रमोदार्य, ग्रुप देश जलौघ। तो ग्रुप देश जो है यह वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है और बाकी के बाकी सभी वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि युक्त पद महर्षि, दैत्यारी, सूर्योदय, देवेंद्र। तो यहाँ पर दैत्यारी जो है यह जो है दीर्घ संधि युक्त पद है। इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण है? संयोग, पवन, नमस्कार, मनोहर। तो स्वर संधि का बात हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा पोज और अन, पवन। तो यह स्वर संधि हो जाएगा बी, पवन। पवन का सही संधि विच्छेद करना तो क्या हो जाएगा? पोजोर अवन, पोजोर अन, पोजोर अन, पोजोर वन। तो उसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा पोजोर अन, यानी 97 का हो जाएगा बी। निम्नलिखित शब्दों में से किस में व्यंजन संधि है? सप्तऋषि, सत्कार, हिमालय, निराधार। तो सप्तऋषि, सत्कार, हिमालय, निराधार में सत्कार जो है यह एक व्यंजन संधि है। निम्नलिखित शब्दों में किस में विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि की बात करें नरेंद्र, सत, जन, सदैव, अतएव, अतः जोड़ एव। अतः जब भी लगा तो विसर्ग आ जाएगा, तो अतएव में विसर्ग संधि है। उत जोड़ हार का संयोग से बना शब्द कौन सा होगा? उत प्लस हार। तो उतार, उद्धार, उदार, आहार। तो उद्धार हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। थैंक्स, आपने 100 क्वेश्चन कर लिया। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। इस तरह के वीडियो मैं लेकर के कंटिन्यू आ रहा हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस से भरे पड़े हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करिए, एजुकेशन ट्यूब बाय प्रजापति कुमार। आपको हमारे यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो मिलेगा। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें तो आपको साइंस से, हिस्ट्री से सारा का सारा मटेरियल उपलब्ध है। तो आप हमारे चैनल को निसंदेह सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत मदद करेगा एग्जाम में। थैंक्स फॉर वाचिंग।